जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपके माता पिता आपके कारण अपना सर गर्व से ऊपर रख सकें। और आपके इसी प्रयास को सार्थक बनाने में आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी हर कदम पर आपके साथ है। हर कदम का मतलब समझते हैं। मैं बायोलॉजी की एक मास्टर क्लास की श्रृंखला के तहत आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं कि बहुत गहराई से अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है, लेकिन जब आपकी परीक्षा में समय कम होता है तब कैसे पढ़ना है, ये उसका वीडियो है। तो इसी क्रम में हम लूसेंट की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं, सुपर लूसेंट। सुपर लूसेंट मतलब इस श्रृंखला में वो सभी अच्छाइयां होंगी या वो सभी खूबियां होंगी जो एक लूसेंट बुक में हैं, परंतु इसमें वो कमियां नहीं होंगी जो लूसेंट में हैं। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है कम समय में तैयारी करने के लिए, लेकिन किताब की अपनी एक सीमाएं होती हैं। हमने उन्हीं सीमाओं को कम करने का प्रयास किया है। ऐसे समझ लीजिए, हमारी सीरीज क्या करेगी। आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई के बारे में सभी सुनते होंगे। अर्जुन और कर्ण। अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर थे, इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था, लेकिन अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ गए थे। तो जब आपका अंतिम युद्ध आ जाए, बहुत कम समय बचे, तब यह श्रृंखला आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। समझा देते हैं कर्ण अर्जुन से कैसे भारी पड़ गए थे। अर्जुन के पास एक अस्त्र था, भार्गव अस्त्र। एक अर्जुन के पास नहीं, कर्ण के पास था भार्गव अस्त्र। तो भार्गव अस्त्र की एक खासियत थी, वो कम समय में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे बाणों को प्रकट कर देता था। अब अर्जुन के यंत्रास्त्र से हजारों की संख्या में बाण आ रहे हैं अर्जुन की ओर, बड़े बड़े बाण आ रहे हैं, लेकिन कर्ण के भार्गव अस्त्र से एक साथ 1,00,000 2,00,000 बाण निकले, और वो काफी छोटी छोटी संख्या में थे। इन सब ने अर्जुन के बाणों को प्रत्येक बाण के 3-3 टुकड़े कर दिए थे। तो समझ रहे हैं हम ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं। जब आपकी पहले से बहुत मजबूत तैयारी नहीं भी हो, तब भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं जिसमें हम जल्दी से जल्दी, मतलब 4 से 6 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर दें, और उसे आप लास्ट समय पे अंतिम सप्ताह में पढ़िए, या फिर जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, उसे सुनते जाइए। आपका जो पहले का प्रदर्शन होना था उससे कहीं गुना अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ऐसा मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान कई बार किया है। 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में लोग इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था सब कैसे पढ़ लेते हैं, ऐसे ही। तो यहां वही तरीका है, ठीक है। अब इस सुपर लूसेंट क्यों है वो हम समझा देते हैं। मतलब मैंने क्या बताया कि लूसेंट की कमियां यहां नहीं होगी। हमने कहां से शुरुआत कर रहे हैं, 1909 के भारत शासन अधिनियम से। उससे पहले भी तो हुआ है, चार्टर एक्ट आए, उससे पहले आए हैं कि नहीं आए। तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट आया है, लेकिन हम 1909 से क्यों यहां से चालू कर रहे हैं, उसका कारण है कि आपको वो चीजें हम अभी बताने वाले हैं जिससे आप सुनने की एक हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। ऐसी श्रृंखलाओं को देखने से ज्यादा सुनने पर विश्वास करना चाहिए, सुनते रहना चाहिए और मनन करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारी श्रृंखला केवल लूसेंट तक सीमित नहीं है, लूसेंट्स के बियॉन्ड भी जाएगी, ठीक है। मतलब लूसेंट से किसी भी तरह से ये कम नहीं होगी, लूसेंट से 2 गुना से भी ज्यादा होगी। आपका जो प्रदर्शन होगा वो पहले की तुलना में एक अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं, आप समझिए। देखिए, पहले आपने सुना होगा संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, इसे समझते हैं। तो संविधान क्या है, एक नियम है, एक विचार का प्रतीक है। वहीं संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा है, एक दर्शन है। संविधान उस दर्शन की अभिव्यक्ति है, साधनों की प्रमुखता है संविधान। वहीं संविधानवाद लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता है, ठीक है।
साधनों की प्रमुखता क्या है? संविधान। और लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता क्या है? संविधानवाद। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ न्यायाधीशों के कोट्स बता देते हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आएगी। केजी बालकृष्णन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनने कहा संविधान न्यायपालिका समेत शासन के सभी अंगों मतलब कार्यपालिका, विधायिका को भी ढांचे के अलावा उनकी सीमाओं को भी परिभाषित करता है। मतलब उनका ढांचा ही नहीं बताता, उनकी सीमाएं भी बताता है। इसलिए आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो संविधान हमारी सरकार को सीमित करता है, उसके मनमानेपन को रोकता है। ठीक है, केजी बालकृष्णन ने यह कहा है। रामेश्वर बनाम भारत संघ में सरकार की संवैधानिकता की निरपेक्षता से घृणा करती है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सरकार की जो संवैधानिकता है वो निरपेक्षता से घृणा करती है। ठीक है, कौन से मामले में? रामेश्वर बनाम भारत संघ में। एक फेमस मामला आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें कहा गया कि संवैधानिकता एक कानूनी सिद्धांत है जिसके लिए सरकार शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। किसमें कहा गया? आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। तो अब एक और प्रश्न उठता है कि संविधान समझ लिया आपने, संविधानवाद समझ लिया, लेकिन संवैधानिक नैतिकता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका महत्व क्या है? संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करता है। अब लोकतंत्र के मूल सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। क्या है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, भागीदारी, सबकी भागीदारी, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता केवल केंद्र सरकार में ही नहीं, राज्य सरकार में भी होगी। और फिर बाद में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही नहीं, स्थानीय निकाय भी होंगे, नगरीय निकाय भी होंगे। ये क्या है? ये भागीदारी है, ये विकेंद्रीकरण है। और आलोचना की स्वतंत्रता, ये संवैधानिक नैतिकता है। हम लोग आलोचना कर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही कर रहे हैं। अर्थात संविधान में नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और मानदंडों का पालन और उनके प्रति प्रतिबद्धता ही संवैधानिक नैतिकता है। ऐसे चीजें आपको पता होंगी तो आप भले ही आपको सही क्वेश्चन नहीं पता होगा, फैक्ट से कुछ नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बिना फैक्ट जाने भी आप सही एमसीक्यू टिक कर जाएंगे। और आपको सही नंबर चाहिए, आपको बहुत बड़े विद्वान नहीं बनना है। और यहाँ तो विद्वता में भी ये कोई कॉन्सेप्ट आपको पीछे नहीं ले जाने वाला है। अब संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या है? इसका महत्व देख लेते हैं। महत्व, विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित करती है। समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षा और आदर्शों को एक साथ लेकर चलना ही संवैधानिक नैतिकता है। यह सामाजिक परिवर्तन कराती है। संवैधानिक नैतिकता कैसे कराती है? सती प्रथा का अंत, 3 तलाक प्रथा खत्म हो रही है। यह क्या है? संवैधानिक नैतिकता ही है। और संवैधानिक नैतिकता केवल संवैधानिक प्रावधानों के पालन कराने तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर भी आधारित होती है। और यह भेदभाव के बिना समानता, कर्मापूर्ण जीवन और निजता के अधिकार से भी जुड़ी होती है। आपने राइट टू प्राइवेसी जरूर सुना होगा। अब देखिए, संवैधानिक नैतिकता में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट, एससी ने क्या कहा है ये आप जान लीजिए। यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु संवैधानिक नैतिकता की अनिवार्यता को रेखांकित करना ही संवैधानिक नैतिकता है। 1973 में क्या हुआ? केशवानंद भारतीवाद, इसमें मूल ढांचे की आया। ये क्या है? 2017 में ये नॉज फाउंडेशन बाद आया। 377 अपराध नहीं माना गया। 377 को क्यों अपराध नहीं माना गया? नॉज फाउंडेशन बाद कब आया? 17 में। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं ऐसे। 17 में क्या आया? 77 हटेगा। आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे 377 क्या है। भारतीय दंड संहिता क्या है? सबरीमाला मामला क्या है? मंदिर में प्रवेश के लिए है। कौन से मंदिर में? तो अयप्पा। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से, अयप्पा। ठीक है। निजता का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। क्यों?
ये संवैधानिक नैतिकता है जो सर्वोच्च न्यायालय इसको मान्यता देती है। सर्वोच्च न्यायालय, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक नैतिकता मानती है? इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? तो आप बताना। 1973 केशवानंद भारती वाद, 2017 का नॉज फाउंडेशन वाद जो 377 अपराध नहीं माना गया, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में प्रवेश को लेकर है। ठीक है, अब समझते हैं इसके। अब आते हैं अपने लूसेंट के मुख्य विषय पर। लूसेंट, इसमें क्या है? भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास। ठीक है, लेकिन मैंने 1909 से इसलिए डाला है क्योंकि आप यहां से महत्व तो समझ सकें कि लूसेंट का महत्व तो कहां से है। हालांकि पहले भी मैं बताने वाला हूं आपको, ऐसा नहीं बताऊंगा। काफी मेहनत करके सीरीज ला रहा हूं आपके लिए। पहले जो चार्टर एक्ट आए हैं, आपका नियमन कानून आया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम आए हैं, भारत सरकार अधिनियम आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबने सुना होगा इसके बारे में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या है? इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण का यह पहला कदम है। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता इसी एक्ट से मिली है। और इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई है। किसकी? केंद्रीय प्रशासन की। कैसे हुई है केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत? इसी एक्ट के तहत बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास को भी लाया गया। अंग्रेजों का उस समय राज था मद्रास पे, बंबई पे और बंगाल पे। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। देखिए श्रीमान, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल ये अलग विषय है। इसमें केवल बंबई और मद्रास इसके अधीन आता था। उस समय पूरा भारत पे अंग्रेजों का राज्य था। वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा। चलिए आगे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य होंगे। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह बात कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, 5। और निर्णय बहुमत से होता था। बहुमत से निर्णय का मतलब यह था कि अगर 3 लोग गवर्नर जनरल के अपोजिट में हैं तो गवर्नर जनरल अपना जो कानून पारित करवाना होता था वो कानून पारित नहीं करवा पाता था। ठीक है, ये इसकी एक कमी थी। दूसरा, 1774 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। एक ट्रिक से आपको याद करा देते हैं, लिखिए एलिजा चाय ले आई। एलिजा चाय ले आई। ठीक है, लिख लिया, चाय ले आई। एलिजा से हो जाएगा एलिजा इम्पे, चाय से हो जाएगा चैम्बर्स, ले से हो जाएगा लेमिस्टर और आई से हो जाएगा हाइड। एलिजा चाय ले आई, एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश कौन से? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। एक ट्रिक है एलिजा चाय ले आई, इससे इन सबको याद कर सकते हैं, चारों का नाम। ठीक है, उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है? कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक सेटलमेंट बिठाया गया और जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये हकीकत में ये है एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट था और ये कब आया था? 1781 में, 8 साल बाद। इसने क्या किया? इसने रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किए। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई आप जो है अपनी शक्ति पूरे भारत में नहीं चला सकते, पूरे भारत में जहां अंग्रेजों का राज्य है वहां नहीं चला सकते, आप केवल कलकत्ता के ही अंग्रेजी विषयों तक सीमित रहेंगे। ऐसा क्यों कहा रेगुलेटिंग 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने? क्योंकि एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग दोनों मित्र थे।
लेकिन क्या है, जब इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो अपने आप को बहुत बड़े महान मानते थे बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उन पे भी नियंत्रण रखने लगा कि आप जो घूसखोरी कर रहे हैं, कंपनी के कर्मचारी भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे, अन्याय करते थे, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के भी टकराव हुआ, तो अंग्रेजों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लोगों को भारत से लूट खसोट करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अंग्रेजों ने 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित कर दी। आज भी आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी चलती है। ये क्या है? ये शक्तियों का पृथक्करण है। अच्छा ये बताइए, शक्तियों का पृथक्करण हमने किस देश से लिया गया है? जो अभी हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण है वो हम अमेरिका से लिए, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आया 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। इसने क्या किया? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कर दिया। मतलब दोहरे प्रशासन मतलब दो लोग बनाए गए, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। जो डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक मामले देखते थे और कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामले देखते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने एक खेल किया, कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हैं, जो राजनीतिक मामले देख रहे हैं, तो हमारी संसद के लोग, लेकिन इनका काम, इनका जो वेतन है वो भारत सरकार देगी। जब आप अंग्रेजों की कमियां गिनाइएगा, आप कोई बड़ा एग्जाम दीजिए, उसमें मेंस लिखिएगा, तो उसमें लिखना कि भारत को लूटने में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे, इनकी सैलरी कहाँ से दी थी? भारत के पैसे से, जबकि वो थे कहाँ के? इंग्लैंड के थे, ठीक है। और इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। उसके बाद एक इनका फेमस एक 1793 का भी रेगुलेटिंग एक्ट है, वो भी सैलरी से संबंधित है, यही सैलरी कि भारत से दी जाएगी ये वगैरह। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है देखिए, चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कब? 1813 में। और कब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो कब तक के लिए? 1833 में। इसका मतलब 33 में भी एक अधिनियम आएगा। और क्या हुआ 13 में? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। कितना? इतने बड़े देश के लिए मात्र 1 लाख रुपए। और चीन और चाय के साथ कंपनी व्यापार जारी रख सकती है। मतलब पूर्व चीन में, मतलब क्या होता है? भारत की पूर्वी देश। और चाय का जो व्यापार था उस पर कंपनी का नियंत्रण रहेगा। अब यहीं से शुरुआत होती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बात है कि बी औद्योगिकीकरण की शुरुआत कहां से होती है, ये आप लूसेंट से नहीं उठा सकते क्वेश्चन। बी औद्योगिकीकरण आप समझिए। भारत में क्या होता था, यहाँ कपड़ा बनता था, अच्छा मलमल का कपड़ा बनता था, कई चीजें जो हाथ से बनाई जाती थी। जब इन लोगों ने क्या कर दिया कि कंपनी का अधिकार पत्र खत्म कर दिया, अब इंग्लैंड के बाकी सभी लोग भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? भारत का जो हथकरघा उद्योग था उसे बहुत धक्का लगा। अंग्रेजी सामान, अब भारत क्या, भारत पहले कपड़ा वहां भेजता था इंग्लैंड में, अब भारत केवल धागा भेजने लगा, कपड़ा इंग्लैंड से बन के भारत आने लगा। ये परिवर्तन हुआ। तो 13 का चार्टर अधिनियम क्या हुआ? 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र तो मिला, चीन और चाय के व्यापार को कंपनी के अधीन रखा, उसके अलावा व्यापारिक कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया, कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। अब इंग्लैंड की जितने भी कंपनियां थी, जितने भी सेठ लोग थे, सब भारत में व्यापार कर सकते हैं। उससे भारत को में भी औद्योगिकरण की जो दर थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1833 का अधिनियम। 1833 इसमें क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक अधिकार आप पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, क्योंकि 20 वर्ष के लिए दिए गए थे। अब कंपनी का कार्य क्या था? भारत पर शासन करना। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना, और कौन था वो? विलियम बेंटिंग, ठीक है। 1833 में। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? 1773 में। और भारत का कब बना? 1833 में। दोनों के पीछे 3 है, एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है। हालांकि 1793 1813 भी 3 है, लेकिन उससे आप जोड़ देना, इतना 60 साल हो जा रहा है ऐसे करके। इसने एक और, इसे एक भला भला आदमी हम लोग मानते हैं,
इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया, दास प्रथा को। कब किया? तो ठीक 10 साल बाद 1843 में। हालांकि कर्नल सलीमन की सहायता से जो हुआ था वो ठगी प्रथा था, वो ठगी प्रथा था। दास प्रथा का कब हुआ? आप ऐसे +10 कर देना, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार किस में मिला? 1833 के अधिनियम में। यहाँ हम संविधान पढ़ रहे हैं, एक बात हमें ध्यान रखना, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, संविधान के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार किसे मिला? तो इसी 33 के अधिनियम में मिला। मतलब जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो पूरे भारत के लिए बजट तैयार कर ही सकता है। उसके बाद आता है 1853 का अधिनियम। कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण यहां हुआ। जो हम शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं वो यहां से शुरुआत हो रही है। भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना हुई। सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई किसमें? 1853 में। सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब हुई? 1853 में। अलग से विधान परिषद 1853 में। कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण 1853। विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आप यदि मराठा साम्राज्य पढ़ना तो वहाँ एक 12 भाई नाम की एक सभा थी, उसी 12 भाई से आप 12 सदस्य को याद रख सकते हैं। ठीक है। संपूर्ण देश के लिए विधानमंडल की स्थापना इसी में 1853 में। कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने पढ़ाए थे अब उनकी संख्या भी घटने लगी, 24 से घटाकर 18 कर दी गई भाई। ठीक है, 1853 में। तो 24 से घटा के 18 ही क्योंकि 19 क्यों नहीं? क्योंकि बात 1853 की हो रही तो 18 ही करेंगे, 19 थोड़ी करेंगे। ऐसे याद रखना, याद करने के लिए बता रहे हैं कैसे याद की जाती हैं चीजें। उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाति, पंथ और धर्म पर भेदभाव नहीं होगा। ये सब 1853 में लागू किया, लेकिन ये सब नाम का था शुरुआत में, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। उसके बाद अब जो आगे का संवैधानिक विकास होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक। अभी तक जो संवैधानिक विकास चल रहा था वो कंपनी के अधीन था। 1853 तक जो हुआ वो कंपनी के अधीन था, और 1853 के बाद जो 1857 के बाद जो होगा वो कंपनी के अधीन नहीं होगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। ऐसा क्यों? आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कब तक का जो संवैधानिक विकास कंपनी के अधीन रहा, कब से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया, देखो हम बताते हैं आपको। 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कुंवर जगदीश सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सब ने जब लड़ाई लड़ी थी, कब लड़ी थी? 1857 को। बहादुर शाह जफर। तो 1857 के बाद क्या किया? अंग्रेजों ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और पूरी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। मतलब इंग्लैंड की संसद के पास पूरी तरह से कंट्रोल चला गया। कंपनी के पास से कंट्रोल खत्म, कंपनी का सरकार खत्म। ठीक है, तो एक अच्छा विकल्प ये कि कंपनी जीत जरूर गई थी, लेकिन कंपनी का शासन इसी लड़ाई से खत्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद पहला ये लोग आए 1858 का, इन्हें शासन अधिनियम लाया। 1858 का शासन अधिनियम, इसे समझते हैं। इस अधिनियम पर 1857 के विद्रोह का बहुत प्रभाव था, स्वाभाविक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, सारी शक्ति ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, शक्ति के 3 केंद्र बन गए और नए पद भारत सचिव का सृजन हुआ, जिसे देखो 3 पद में कौन कौन से हैं हम आपको सब, ब्रिटिश क्राउन है, आपका गवर्नर जनरल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नए पद में क्या होगा? भारत एक नया पद भी बना। तो कौन से अधिनियम में नया पद बना? तो भारत शासन 1858 का भारत शासन अधिनियम नया पद बना, और नए पद का नाम क्या था? भारत सचिव, जिसे राज्य सचिव एवं भारत मंत्री भी कहा गया। और भारत मंत्री के साथ कितने परिषद थी? 15 सदस्यीय परिषद थी, 15 सदस्यीय। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार चीजें सुननी पड़ेंगी। अब गवर्नर जनरल नहीं रहा, उसका नाम हो गया वायसराय। और भारत के पहले वायसराय कौन थे बताइए? लॉर्ड कैनिंग। जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सिविल सर्विस होती थी अब वो खुले तौर पर होने लगी। ठीक है, सिविल सर्विस जो पहले शुरुआत कर दी गई थी वो अब खुली प्रतियोगिता में तब्दील हो गई।
पहले क्या होता था, जो सरकारी आईएएस आईपीएस, जो उन लोगों के आईएएस आईपीएस होते थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से भर्ती किया जाता था। लेकिन यही 1858 में हमारे कुंवर जगदीश सिंह ने, तात्या टोपे ने जब तलवार उठाई, तो तब से क्या होने लगा, 1858 से खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, ये भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ कर और भारतीयों को भी शासन में सीमित भागीदारी इन लोगों ने प्रदान की। इसे हम प्रथम परिषद कानून कहते हैं। अभी तक कोई परिषद अधिनियम नहीं था। अब यहाँ से परिषद कानून, पहला परिषद कानून कौन सा है, तो आपको बताना 1861 में। 1858 का जो था वो तो भारत शासन अधिनियम ही था, लेकिन ये जो 1861 का है, इसे परिषद अधिनियम में पहला परिषद अधिनियम कहते हैं, 1861 के अधिनियम को। प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत कब से हुई, यही 1861 से। मूल ढांचे की शुरुआत 1861 से। भारतीयों को केंद्रीय परिषद में स्थान देकर सबसे पहले प्रतिनिधित्व प्रणाली की नींव डाली 1861 ने। सरकार में विभागों की पोर्टफोलियो की शुरुआत कब से हुई, जो आज जो विभाग बन रहा है, सिंचाई विभाग, ये सब क्या है, इनकी शुरुआत कब से हुई, तो यही 1861 के भारत शासन अधिनियम से, जिसे परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। और वायसराय कौन था, कैनिंग। यही पहला वायसराय था जो गवर्नर जनरल से वायसराय बना था। ठीक है। मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डली आज जो हमारा मंत्रिमंडल है, इसी 1861 में। प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन हो गया, मतलब हर विभाग का एक व्यक्ति होगा, एक मंत्री होगा। कानून निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद, जिसमें न्यूनतम सदस्य 6, अधिकतम सदस्य 12 होते थे। तो वायसराय की कार्यकारी में कितने होते हैं, यहाँ भी आप देखिए, अधिकतम सदस्य कितने हो रहा है, 12 हो रहा है, यहाँ भी देख लीजिए आप। लेकिन कम से कम कितने, 6 तो मिनिमम होना चाहिए, उसका आधा। ठीक है। और अब गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई, जो हमारे संविधान में आज भी अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, वो यही अध्यादेश है जो 1861 से शुरुआत किया गया। और 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। पहले 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट था, वो केवल कलकत्ता ही तक सीमित था और केवल अंग्रेजों के ही विषय देखता था, भारत के विषय नहीं देखता था। भारतीय लोगों का उनका कोई मतलब नहीं था, सबका अलग कानून, चाहे मुस्लिमों का अलग, हिंदुओं का अलग, सबका अलग कानून था। ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया, इसने कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में। हालांकि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, उसकी जगह ये कलकत्ता में क्या बन गया, हाई कोर्ट आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बता सकते हैं आप, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद 1873 का अधिनियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग किया गया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, तो याद कर लेना। 73 में 10 जोड़ दो 83, फिर भी एक और जोड़ो 84। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। कब कर दिया गया, 1 जनवरी 1884 को। जो कंपनी जिसने भारत को गुलाम बनाया था, वो कब खत्म हो गई, 1884 में। ठीक है। अब इसका कोई महत्व नहीं रहा था। 1857 के बाद कंपनी का शासन वैसे ही समाप्त हो चुका था। उसके बाद एक और आया, शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। शाही उपाधि अधिनियम ने क्या किया, लोक निर्माण विभाग, जो आज पीडब्ल्यूडी विभाग है, इसकी शुरुआत की। अप्रत्यक्ष चुनाव, जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई, शाही उपाधि अधिनियम 1876 से। बजट पर पहली बार बहस और सवाल पूछने की छूट कब दी गई, शाही उपाधि अधिनियम में। उनने दिल खोल दिया कि आप भी बजट पर बहस कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876, इतना आपको समझ में आया होगा। ये एक तरह की डेमो क्लास थी। अब आ गए हैं भारत शासन अधिनियम 1909। यहाँ से हमारी मुख्य क्लास शुरुआत हो जाएगी। आज हम 1909 को 2 मिनट में आपको बता देते हैं। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध यहीं से हुआ। पृथक प्रतिनिधित्व में क्या है, मतलब चुनाव में मुस्लिम मतदाता ही मत करेंगे मुस्लिम को, एक मुस्लिम को मुस्लिम ही मत देगा। इसमें ये इस बात की शुरुआत की, ये मॉर्ले मिंटो सुधार है। और यहीं से जो हमारे भारत का वायसराय कौन था उस समय, मिंटो।
मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आपके पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, मार्ले के मिंटो? तो मिंटो। मार्ले कौन था? मार्ले भारत सचिव था, जो हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ। मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था। मिंटो को जनक कहा जाता है, मार्ले को नहीं कहते, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ की गई 1909 से। मतलब भारत सचिव की जो कार्यकारिणी है अर्थात एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी, उसमें भारतीयों की नियुक्ति कब से? 1909 से। सार्वजनिक हित के विषय जो होते हैं, जो पब्लिक वाले विषय होते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो विषय होते हैं, उन पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार इसी अधिनियम से मिला 1909 से। आज भी हमारी संसद में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? 1909 से। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई, मतलब अब हमारी यहाँ से प्रॉपर संसद का रूप धारण होने लगा। विधान परिषदें, विधानसभाएं, कार्यकारिणियां अब बनने लगीं। अच्छा बताओ, प्रथम विधि सदस्य कौन थे जो भारतीय थे? तो एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो प्रथम विधि सदस्य थे, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम 1919 से शुरुआत करेंगे अपनी सीरीज की। आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। आधा घंटे में हमने जो आपको 1900 कहाँ से संविधान और संविधान बाद संवैधानिक नैतिकता से लेके पूरा चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम से अब 1919 के एक्ट तक आपको ला दिया है। ऐसे हमें लगता है आप 4 से 5 घंटा में लगभग संविधान पूरा कर पाएंगे, ठीक है। सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।